नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 68 को। और अगर आपने अभी तक पिछले टेस्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। और पहला प्रश्न है कि सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी है छत्तीसगढ़ या डी उत्तर प्रदेश। तो सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो सोनभद्र जिले में। यह भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में यह सोनभद्र जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो दोस्तों, काली मिर्च और इलायची का उत्पादन बहुतायत मात्रा में किस राज्य में होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी केरल में। दोस्तों, काली मिर्च और इलायची के लिए केरल मशहूर है, तो केरल राज्य में इसका उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन दिया गया है, आइए देखते हैं। पहला है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। तो दोस्तों, यह जो पहला कथन है यह गलत है। और कारण दिया गया है कि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में होती है। तो दोस्तों, ये जो कारण दिया गया है यानी दूसरा कथन है, यह बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है और गन्ना भी यह उष्णकटिबंधीय फसल होता है। तो दोस्तों, एक आदर्श जलवायु उपस्थित होने के कारण जो गन्ना दक्षिण भारत में उगाया जाता है वो अधिक रसीला और अधिक शर्करा वाला होता है। तो यह जो दूसरा कथन यानी कारण है ये सही है और पहला ये गलत है। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए गलत है किंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, लोमबोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बाली एवं लोमबोक। तो जो लोमबोक जल डमरू मध्य है यह बाली एवं लोमबोक द्वीपों के बीच में स्थित है। और दोस्तों, जल डमरू मध्य या जल संधि यह क्या होता है? तो पानी के एक ऐसे सकरे रास्ते होते हैं जो कि दो बड़े जलों के समूहों को जोड़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? तो इसमें से गर्म जलधारा कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील धारा। जो ब्राजील धारा है यह एक गर्म जलधारा है। और दोस्तों, यह अटलांटिक महासागर में ब्राजील तट पर प्रवाहित होती है। तो अगर महासागर पूछेगा तो अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में दोस्तों? अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफी उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है दोस्तों? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील। कॉफी के लिए जो कॉफी उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादक देश है वो है ब्राजील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम। दोस्तों, रूस में जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उनमें कोयला, हीरा, लौह अयस्क, खनिज तेल, कॉपर ये बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं किंतु यूरेनियम की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो जो जनगणना 2011 की रिपोर्ट थी दोस्तों, उसके अनुसार वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और दोस्तों, जो जनसंख्या घनत्व है यहाँ का वो है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो कितना है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों, वो कौन सा अनुच्छेद है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 326। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है।
तो दोस्तों ध्वनि की प्रबलता यह किससे मापी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आयाम। ध्वनि की प्रबलता आयाम से मापी जाती है। और अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। तो जब दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना के पीछे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? तो दोस्तों यह न्यूटन ने दिया था। न्यूटन की गति का नियम है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत उसकी एक प्रतिक्रिया होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। और दोस्तों यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है जो कि न्यूटन का तीसरा नियम है। तो कौन सा नियम है? यह तीसरा नियम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए विकिरण, बी है संवहन, सी चालन या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विकिरण। तो दिए गए विकल्पों में विकिरण ही एक ऐसा ऊर्जा संचारण का प्रकार है जिसमें माध्यम आवश्यक नहीं होता है। और दोस्तों संवहन, चालन, इसके लिए ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विकिरण। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों क्रोमियम मिलाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। तो एक ऐसा स्टील जिसमें जंग ना लगे उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। और दोस्तों इसमें लोहा और क्रोमियम मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड यह कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए है खसरा, बी रेबीज, सी पोलियो या डी क्षय रोग। तो दोस्तों क्षय रोग यानी टीबी यह विषाणु जनित रोग नहीं है बल्कि यह जीवाणु जनित रोग है। तो यह कैसा रोग है? तो दोस्तों यह जीवाणु जनित रोग है। अब बाकी के जो खसरा दिया गया है, रेबीज, पोलियो, ये तीनों विषाणु जनित यानी वायरस से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो दोस्तों सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो त्वचा में बनता है वो कौन सा विटामिन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। तो दोस्तों वो है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो दोस्तों ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? तो सीएफसी के कारण यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके कारण वायुमंडल में ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प, ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस में शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? तो आइए देखते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित कौन सा कथन है जो कि गलत है। तो पहला है ऑप्शन ए, यह 1991-92 में शुरू किया गया था। तो दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट यह भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1992 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यह बिल्कुल सही है। बी है, यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यह भी सही है। सी है, यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और डी है, इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। तो डी भी सही है। तो इसमें से कौन सा एक गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।